Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके बच्चा पार्टी अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, समझ लीजिए एक चार्ज क्यूब प्लेस्ड है। ठीक है, लेट्स से आपका चार्ज क्यूब प्लेस्ड है इनसाइड ए कंटेनर विद अ माउथ ऑफ रेडियस आर। एक कंटेनर के अंदर प्लेस्ड है और इसका वैसा एक, ठीक है, एक माउथ है रेडियस आर एंड डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द माउथ इज एच। तो इस चार्ज ये इसका माउथ है बेसिकली। ठीक है, दिस बेसिकली एक आपका क्या कंसिडर अ चार्ज क्यूब प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर विद अ माउथ ऑफ रेडियस। इसका जो माउथ ऑफ रेडियस है वो आर है और इसका डिस्टेंस इस चार्ज का माउथ से कितना है एच है। ठीक है, क्लियर है? दिस डिस्टेंस इज बेसिकली एच। वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है भाई साहब? दिस फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। Therefore, the total flux to the container is given by कितना? Q by epsilon naught by चाहिए, यही total charge है, Q by epsilon naught हो जाएगा। ठीक है, okay. Also, the net flux is shared by the two faces, a circular face at the mouth of the container and the other is the curved face of the container। भाई साहब देखो यहाँ पे एक तो circular face है और ये आपका एक curved faces है, दो surfaces हैं। ये जो flux है, flux basically क्या होता है? Flux is the electric lines of force passing through a particular area। तो अभी आप ध्यान से देखोगे इसका दो एरियाज है। देखो ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक पोर्शन जो है वो एरिया है ना, ये दो एरियाज से बना हुआ है। ठीक है, सो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो द नेट फ्लक्स इज शेयर्ड बाय टू फेसेस, अ सर्कुलर फेस और द माउथ ऑफ द कंटेनर। ठीक है, लेट्स से ये हो गया फर्स्ट एंड अदर वन इज द कर्व्ड फेस ऑफ द कंटेनर। ये जो आपका कर्व्ड फेस ऑफ द कंटेनर है ये हो गया दूसरा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द अदर फेस ऑफ द कंटेनर एज शोन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स प्लस यहाँ पे जो फ्लक्स, फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो द नेट फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज गिवन बाय, तो हम यहाँ पे अगर फाई टू की वैल्यू निकालें तो ऐसा निकाल सकते हैं फाई नेट माइनस फाई वन। देखो फाई नेट की वैल्यू, ये जो पूरा जो नेट है दिस विल गेट डिवाइडेड इनटू टू सरफेसेस दैट इज फाई वन प्लस फाई टू एंड आई होप फाई वन एंड फाई टू इज क्लियर। फाई वन हो गया ये वाला सरफेस और फाई टू हो गया ये वाला सरफेस। तो अगर मुझे फाई टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फाई टू की वैल्यू निकाली तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको इधर ले लिया हमने, फाई नेट माइनस फाई वन, सिंपल। ठीक है, सिंपल भाई साहब इधर ले लिया हमने। ओके, सो फ्रॉम द फिगर फॉर द फ्लक्स थ्रू सरफेस आई for we assume that the charge is over the apex of the cone so that the surface I becomes the base of the cone। तो अपन को यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं? कोन मान लेते हैं, है ना। ठीक है, ये आपका कोन हो गया। फ्रॉम द फिगर वी कैन assume that the charge is over the apex of the cone। ये उल्टा कोन है और ये जो चार्ज है इसके एपेक्स पे है, मतलब इसके मुंडी पे है। ठीक है, so that I becomes the base of the cone। तो ये जो आपका भाई साहब ये this is basically the base of the cone। ठीक है, the flux to the surface I, तो ये आपका भाई साहब flux to the surface I। We know that the net flux to the base of the cone, हमने उस दिन कैलकुलेट किया था। देखो net flux to the base of the cone कितना होता है? Q by 2 epsilon naught 1 by under root of h square plus r square। मतलब कैसा है? देखो अगर एक कोन है, अगर एक भाई साहब कोन है तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे चार्ज है सो दिस विल बी Q by
2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये आपका है भाई साहब रेडियस और ये है इसका हाइट, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था भाई साहब ये, ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस। तो भाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ φ1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारा भाई साहब φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया हुआ है, आपका ये कोण का कितना आ जाएगा, कोण का मतलब आपका φ1 का वैल्यू कितना आ गया, φ1 का वैल्यू आ गया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, तो हमारा यहाँ पे φ2 का वैल्यू आ जाएगा, φ2 का वैल्यू आ जाएगा भाई साहब, φ2 का वैल्यू हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज द नेट फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर में ये नेट फ्लक्स है। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है यहाँ पे, एक्चुअली क्या है देखो, देयर इज नो वे इन विच यू कैन फाइंड आउट द नेट फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट, बट यू कैन फाइंड आउट द नेट फ्लक्स थ्रू द कोन। कोन का अपन डिस्कस कर चुके हैं और कोन का ये होता है, तो अपन ने क्या किया देखो, पूरा जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा φ1 प्लस φ2, तो हमने φ1 की वैल्यू ले ली भाई साहब कोन से, कोन की वैल्यू को अगर, और φ2 की वैल्यू क्या होगी, फाई नेट क्या होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, पूरे इसमें कितना होगा आपका फ्लक्स कितना होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जो आपका फ्लक्स थ्रू दिस कोन है वो आपके भाई साहब, अगर हम कोन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, तो आपका इस सरफेस से कितना होगा फ्लक्स, दैट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई 2, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, देयर इज अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज ऑफ q कूलम। इस हॉलो सिलेंडर में कितना चार्ज है आपका, q कूलम का चार्ज है। इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, ठीक है भाई साहब, देखो ये सिलेंडर ऐसे लिया हुआ आपने, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस में कितना है भाई साहब phi, क्या ये समझ में आ रहा है, ये कर्व सरफेस है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है phi। अ हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर भाई साहब हॉलो है, अ चार्ज ऑफ q कूलम इज प्लेस इनसाइड इट। प्लीज इस सवाल को समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है phi, ठीक है, विद द कर्व सरफेस, एंड व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे भाई साहब आपका कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई साहब, पहले टोटल फ्लक्स निकालोगे, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और फिर आप उसमें से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज गिवन बाय phi, ठीक है, कर्व सरफेस इज गिवन बाय phi, ये हो गया phi। वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है फॉर एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर द टोटल फ्लक्स टू द सिलेंडर इज गिवन बाय दिस, ठीक है। आल्सो द नेट फ्लक्स इज शेयर्ड बाय 3 फेसेस। अभी देखिए 3 फेसेस है, देखो इसको देखो ध्यान से, ये आपका सिलेंडर है, ये जो कर्व सरफेस है ये एक फेस हो गया, ये जो एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये दोनों पे इक्वल होंगे, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, अगर इसको, तो यहाँ पे 3 फेसेस में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो देखो 3 फेसेस में ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर में भाई साहब इस सिलेंडर में आपका देखो, आपका टोटल भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। अभी ये फ्लक्स जो है, एक कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन तीनों का सम होगा, ठीक है। तो लेट्स से हमने इसको ले लिया φ1, ठीक है, इसको ले लिया भाई साहब φ2 और इसको ले लिया भाई साहब φ3। φ2 और φ3 दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों का वो भाई साहब बराबर हो जाएगा, और दोनों का डिस्टेंस भी चार्ज से सेम है, ठीक है। तो φ2 और φ3 दोनों भी बराबर हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू φ3। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जहां पे हम φ2 और φ3 को अपन 2 φ2 लिख सकते हैं,
इन दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे इज इक्वल टू फाई 1, ठीक है। अपने को भाई साहब ये मालूम है टोटल फाई कितना है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फाई 1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, फाई 1 की वैल्यू यहाँ पे फाई ही दी हुई है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू फाई, ठीक है। कर्व सरफेस से आपका कितना दिया हुआ है फाई, ठीक है। तो ऊपर चला गया भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका फाई और ये कितना हो गया बोलो प्लस 2 फाई 2, ठीक है। तो भाई साहब फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है, अपॉन भाई साहब 1/2, ये हो जाएगा, है कि नहीं। इस 2 को हमने ले लिया, ठीक है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, दिस विल बी बेसिकली, तो आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर है। देन व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में कितना फ्लक्स होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। कौन सा फाई 1 नहीं होगा, वो टोटल है। देखो तुमको ये सिलेंडर में टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है क्यू, तो तुम्हारा सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस हो गया, तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अभी ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 3 एरियाज में बटेगा, एक हो गया तुम्हारा ये कर्व्ड एरिया, एक हो गया भाई साहब ये वाला फेस और एक हो गया ये वाला फेस। अभी ये दोनों फेसेस में इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने इसको फाई 2 माना है और इसको फाई 3 माना है, फ्लक्स माना ये फाई 2 और फाई 3, तो ये बराबर हो जाएगा। तो फाई 2 प्लस फाई 3 की जगह पे 2 फाई 2 लिख सकता हूं मैं। अभी ये जो तुम्हारा टोटल फाई है ये तीनों में बटेगा ना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, समझ में आ रहा है। ये टोटल फ्लक्स क्या है भाई साहब, तुम्हारा यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, गॉसियन सरफेस के हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही भाई साहब फाई 1 फाई 2 और फाई 3 में बटेगा ना, समझ में आ रहा है। ये फाई 2 और फाई 3 आपका बराबर होगा, फाई 2 एंड फाई 3 विल बी इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 2 फाई 2, क्लियर है। और यहाँ पे हो गया फाई 1, फाई 1 किसका है कर्व सरफेस का, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है देखो फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, ये तुमको दिया हुआ है। तो इस फाई 1 की जगह पे क्या लिख रहे हो फाई, ठीक है। इस फाई की जगह पे क्या लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे 2 फाई 2 लिखा, आप 2 फाई 3 भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई में ही आना चाहिए जो दिया हुआ है। क्यू चार्ज आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है विच यू कैन अप्लाई, और फाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका 2 फाई 2 हो गया, तो आप भाई साहब यहाँ पे 2 फाई 2 को रखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बोलो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, अभी पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू फाई 2। मतलब आपका जो प्लेन सरफेस है ये वाला सरफेस, देखो ये वाला सरफेस या ये वाला सरफेस, इसमें से आपका कितना फ्लक्स है ये पूछा है आपसे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम क्या ये समझ में आ रहा है। ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन, देखो गॉसेस लॉ, आप एक फंडामेंटल चीज समझिए, गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, और हर एक इमेजिनरी सरफेस के लिए भाई साहब आपने एक फंडामेंटल थ्योरम डाल दिया कि इट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज क्यू, कैसा भी रहे। तो ज्यादा करके गॉसियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई आचार नहीं डालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे किसी काम का नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है फिर भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए काम का है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे आपके सारे कैलकुलेशंस होते हैं, और कहीं कहीं पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉसियन थ्योरम से निकालते हैं, कहीं कहीं पे नहीं, हर जगह पे। एप्लीकेशन आपका बेसिकली क्या है भाई साहब, ये आपका जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हार्डली कोई एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब इतना वोल्टेज डालूं तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, बोल सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको प्राइमरली किससे मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, और कहीं कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, कहीं कहीं पे नहीं, ज्यादा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इससे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, या फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जल्दी बोलो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। नहीं, आई डोंट द फॉर्मूला, जस्ट द फॉर्मूला। फ्लक्स इज, देखो पूरा भूल गए भाई साहब, फ्लक्स इज ईडीएस, ठीक है भाई साहब। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है भाई साहब, ईडीएस है ना, ईडीएस। ध्यान में आ रहा है भाई साहब, ये क्या है आपका एक स्केलर प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर मतलब आपको बताया था मैंने, ऐसे निकालोगे भाई साहब तो ये होगा आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज बेसिकली फ्लक्स। तो अगर आपको ये मालूम है और ये मालूम है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सो दैट इज व्हाट इज अप्लाइड हियर, ठीक है। ओके, तो अपने को भाई साहब मालूम है कि यहाँ पे लेट्स से आपका फ्लक्स क्या है,
Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल आप करते हैं EDA, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू Q ऑफ एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो आपका फ्लक्स क्या है, आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को अपन लिख सकते हैं भाई साहब EDS, वो भी एक छोटे से एरिया के लिए। समझ में आ रहा है? कोई भी छोटा सा DS सेगमेंट का एरिया है, अगर उसमें d फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EDS, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड में, तो ये d फाई, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस बेसिकली, EDS है कि नहीं, EDS, ठीक है। इसका भाई साहब हो जाएगा कितना, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू EDS। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, तो एक बहुत बड़ा सा वायर है देखो, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। कंसिडर एन यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक बहुत ही बड़ा लंबा सा वायर है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। क्या हुआ, क्या क्या प्रोजेक्ट? ओके, तो एक भाई साहब एक लॉन्ग वायर है, इसका लेंथ कितना है भाई साहब, L है, ठीक है। लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, तो हम यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। We have derived the field at a distance r from the infinitely long uniform charge wire as, हमने ये डेरिवेशन किया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। We have derived the field at a distance r from an uniformly long charge wire as, जहां पे आपका लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, टोटल चार्ज अगर q है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो E की वैल्यू कितनी होगी 2k लैम्डा बाई r। Now to obtain the electric field intensity at a distance r from the rod using Gauss's law we have taken a Gaussian surface, तो हमने अभी क्या किया है भाई साहब, एक Gaussian surface लिया हुआ है, ये आपका देखिए Gaussian surface आपने लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर? सॉरी, ये आपका वायर है, बेसिकली ये आपका वायर है, और इस पे अपन ने एक Gaussian surface ले लिया। ये Gaussian surface आपका इमेजिनरी surface है, ये एक लॉन्ग वायर है, ठीक है। अपन ने विदाउट गॉसियन लॉ को यूज करते हुए ये आगे प्रूव किया है या पीछे प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r होगा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस रॉड, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस रॉड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाई r। नाउ इफ वी हैव टू डिराइव द सेम फॉर्मूला यूजिंग गॉसेस थ्योरम, सो हाउ विल वी डिराइव दिस? तो यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई साहब, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इस यूनिफॉर्म रॉड के आजू बाजू अपन ने गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी आप देखो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस सरफेस पे या तो परपेंडिकुलर होगा या तो पैरेलल होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, अभी ये सरफेस है, तो अगर मैं सरफेस को ऐसे ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इधर है भाई साहब, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ये आपका, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। So the electric field at every point on the surface is parallel perpendicular to the surface. In this case, we can take the cylinder of radius r. तो अपन ने क्या ले लिया भाई साहब, एक सिलेंडर लिया हुआ है, और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, r है, इस सिलेंडर का रेडियस है भाई साहब r, ठीक है, ओके, एंड लेंथ l एज द गॉसियन, इसका लेंथ अपन ने कितना लिया हुआ है, l, ठीक है, ओके। द सिलेंडर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सर्फेसेस, तो आपके 3 सर्फेसेस हो गए, 2 सर्कुलर सर्फेसेस अप एंड डाउन एंड 1 इज अ कर्व सर्फेस, ठीक है, ठीक है, ओके। 2 सर्कुलर सरफेस, तो यहाँ पे आपका भाई साहब L हो गया। द सिलेंडर गॉसियन सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सर्फेसेस, 2 सर्कुलर सर्फेसेस व्हिच आर अप एंड डाउन एंड 1 कर्व सरफेस A1, ठीक है, A2 एंड A3। तो आपका भाई साहब ये हो गया A1, ये हो गया A2, और ये कर्व सरफेस को अपन ने क्या ले लिया, A3। तो A1 हो गया टॉप सरफेस, A2 हो गया भाई साहब नीचे का सरफेस, और ये कर्व सरफेस को अपन ने क्या ले लिया, A3, ठीक है, ओके। द एलिमेंट्स आर मार्क्ड एज DA1, DA2 और DA3, तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया, ओके। द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, नेट चार्ज को देखो ध्यान से देखना, आपका भाई साहब लैम्डा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन L, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा,
लैम्डा एल, है कि नहीं, लैम्डा एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है, Q बाई एल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, ठीक है। तो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो यहां पे आपका इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो EDA, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल EDA विच इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, दिस विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, अभी ये जो EDA इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया भाई साहब कर्व सरफेस का EDA, एक हो गया भाई साहब ऊपर का EDA, और एक हो गया भाई साहब नीचे का EDA। क्या ये समझ में आ रहा है? सो EDA1, EDA2 और EDA3, ई सब में एक ही रहेगा। DA1, DA2 और DA3 अलग अलग है। इनफैक्ट आपका अगर देखोगे DA1 और DA2 बराबर है, सिर्फ DA3 आपका अलग है, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अपन ने लिखा ना Q कितना है आपका, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉसेस थ्योरम है। द एरिया वेक्टर्स DA1 एंड DA2 आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, इसके मुंडी में अपन एरिया वेक्टर को अगर ले रहे हैं वैसा जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वैसा वैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर आप EDA कर रहे होंगे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, E इंटू DA कर रहे होंगे, तो क्या होगा, ये आपका EDA cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है आपका 0, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं EDA और EDA2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी होगा आपके कर्व सरफेस के वजह से ही होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है? ओके, सो द एरिया वेक्टर्स DA1 एंड DA2 आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑब्वियस सी बात है, EDA1 एंड EDA2 विल बी ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली EDA2 इज इक्वल टू EDA, तो ये भी आपका 0 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स व्हाट, phi3 विच इज EDA3, इसकी वैल्यू होगी क्या, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा आपके इस गोलाई की वजह से, कर्व सरफेस की वजह से, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, दैट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 3 इज गिवन बाय व्हाट, EDA cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल है, समझ में आ रहा है ये? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल क्यों है, क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है? इंटरनल है। किसके लिए है? चार्ज के लिए, जो किस में है, रॉड में है। तो भाई साहब आपका रॉड में से जो चार्ज निकलेगा वो रेडियली ऐसे निकलेगा ना, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अभी तुमने ऐसे गोला बिठाया इसके ऊपर, ठीक है, तो गोला बिठाया मतलब यहाँ पे ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, और ये एरिया वेक्टर भी ऐसे निकल रहा है। तो मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या ये कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका भाई साहब चबूतरा है, ठीक है, मतलब इस चारों तरफ है। इट इज बेसिकली ऑन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज इट इज ड्यू टू द रॉड, ठीक है। ये रॉड जो चार्ज है इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे चारों तरफ है। तो इसका मतलब आपके एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे जो एरिया वेक्टर एक हमने निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे हर एक पॉइंट पे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल हो जाएगा बच्चा बाड़ी, व्हाट विल बी द एंगल, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस विल बी EDA3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कितने पे है। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है, बचपन में आपने पढ़ा था भाई साहब, 2πRh, ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आपका फॉर अ सिलेंडर होता है 2πRh। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? हम यहाँ पे आपका R क्या है, R ही है, और H की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, जो गॉसियन सरफेस का तुमने लेंथ लिया दैट इज L। समझ में आता हम कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया आपका EDA3, दैट विल बी E इंटू 2πRL हो गया ये, ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहाँ पे आपका π3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना पूरा टोटल ले लिया ना हमने, ठीक है। ओके, तो E इंटू 2πRL, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, द नेट फ्लक्स टू द सिलेंडर, ये तो 0 हो गया, E 2πRL हो गया भाई साहब नेट फ्लक्स, ठीक है। अभी आते हैं हम नेट फ्लक्स पे। नेट फ्लक्स कितना लगा था आपने, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू E इंटू 2πRL। समझ में आता हूं? L और L भाई साहब मर गया आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बोलो यहाँ पे, लैम्डा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई साहब आपका, ठीक है।
तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर अपन ने यहाँ पे कर दिया इसको आर, ठीक है, 2 बाई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ओके, अभी इसको भाई साहब ये आपका ई कितना आ गया, देखो के बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अपन ने भाई साहब इसको दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अपन, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। यही चीज हमने पहले डिराइव की थी विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है, विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर, जो आपने पहले डिराइव किया हुआ था, वही चीज यहाँ पे भी आ रही है बाई गॉसेस थ्योरम। तो इसीलिए गॉसेस थ्योरम को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर ग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया भाई साहब, दैट विल बी इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा आर के साथ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। इफ यू आर प्लॉटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड along the y axis and r along the x axis, you are always going to get the graph like this. Are we clear on this one people? ठीक है। So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r की वैल्यू अगर भाई साहब इन्फिनिटी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? r अगर आपका इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब 1/0 है ना, तो ये 0 ऊपर गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक चार्ज बॉडी है और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो ड्यू टू दैट चार्ज बॉडी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बिकम 0। आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका, ठीक है। फॉर एन इनफाइनाइट चार्ज r इज इन्फिनिटी, तो e की वैल्यू 0 हो गई। अगर r की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो आपके डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज शीट। आपने भाई साहब एक चार्ज शीट लिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे एक चार्ज शीट लिया हुआ है, ठीक है। इसको भी अपन गॉसियन सरफेस से निकालेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस से निकालेंगे। और अपन ने इसको पहले प्रूव किया है कि अगर एक चार्ज शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको अपन प्रूव करेंगे। तो आपने भाई साहब यहाँ पे देखो एक तरीके का ये ले लिया है, एक चार्ज शीट है, इसके अंदर आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लिया, ये एक सिलेंडर ले लिया, देखो ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ये आपका क्या है, पूरा चार्ज इस शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज बेसिकली अ शीट, और इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर आपने भाई साहब इसको घुसाकर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, ठीक है। यू आर बेसिकली इमेजिनिंग द गॉसियन सरफेस, ठीक है। नाउ द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 0 एज द एरिया वेक्टर ऑफ द कर्व सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे कर्व सरफेस, देखो कर्व सरफेस, ये आपका कर्व सरफेस है, ठीक है। ये आपका भाई साहब चार्ज शीट है, दिस इज बेसिकली द चार्ज शीट। ये आपका चार्ज शीट है, ठीक है। चार्ज शीट का भाई साहब कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी ना भाई साहब। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, जैसा भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर से बाहर। और इसका एरिया देखो, ये पूरे इसमें इसका पूरा एरिया देखो भाई साहब, इधर से बाहर, तो ये किधर जा रहा है, ठीक है, इधर इधर हर जगह पे भाई साहब अगर आप देखने जाओगे तो परपेंडिकुलर होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कैन यू को रिलेट दिस पीपल? ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे कंसीडर अ सिंगल लेयर शीट इन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सिंगल लेयर शीट में। लेट फाई बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x अवे फ्रॉम द शीट वी हैव टू टेक अ गॉसियन सरफेस। तो हमको भाई साहब एक पॉइंट x पे बेसिकली अवे फ्रॉम द शीट, कहीं से भी, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, ठीक है। गॉसियन सरफेस सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इन दिस केस वी कैन टेक अ सिलेंडर एज द गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो हमने भाई साहब क्या लिया हुआ है, एक सिलेंडर लिया हुआ है, देखो इस तरह का सिलेंडर लिया हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है, तो सिलेंडर लिया हुआ है यहाँ पे। गॉसियन सरफेस इज बेसिकली व्हाट, अ सिलेंडर, ठीक है। The Gaussian surface can be divided into 3 surfaces, 2 circular surfaces and 1 curved surface.
तो आपका भाई साहब दो सर्कुलर सरफेस है और एक क्या है आपका कर्व सरफेस है. तो वी हैव टू सर्कुलर सरफेसेस एंड वन इज द कर्व सरफेस. देयर एलिमेंट्स आर मार्क्ड एज DA1, DA2 एंड DA3. ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज शोन. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका DA1, DA2 और ये हो गया आपका DA3. ठीक है, द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 0 एज द एरिया वेक्टर ऑफ द कर्व सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों होगा? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है. और एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ कर्व सरफेस का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया. EDA cos करोगे तो EDA cos थीटा या EDA cos 90 आ जाएगा, विच विल बी 0. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर A3 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. आप चाहे किसी में भी जाओ, इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो, हर जगह पे आपको आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर दैट यू आर चूजिंग थ्रू आउट द कर्व सरफेस. So you can say throughout the curved surface the electric field will be or the flux will be 0. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0. इस A3 वेक्टर पे, इस A3 एरिया वेक्टर पे आपका फ्लक्स कितना हो गया? 0. ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री द फ्लक्स टू सरफेस 1. अभी बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इधर का फ्लक्स और इधर का फ्लक्स बराबर होगा क्योंकि दोनों की गोलाई आकार सेम है, एरिया 1 जो है तो सेम है, तो सिमेट्री मतलब दोनों का डिस्टेंस भी सेम है. ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री ऑब्वियसली DA1 और DA2 बराबर होगा. अभी DA1 की वैल्यू, तो इसका मतलब अगर हम फ्लक्स को कैलकुलेट करें, इट विल बी हाउ मच पीपल? इट विल बी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. अभी ये φ1 प्लस φ2 आपके बराबर हैं. ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 0. ये आपका 0 हो जाएगा जो कर्व सरफेस पे है. ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? टोटल चार्ज आपका, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है आपका? Q टोटल चार्ज अपॉन एरिया है ना भाई साहब. सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका एरिया, इस शीट का एरिया, इस शीट का एरिया. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू दिस इनटू एरिया. लिख सकते हैं, बोलो. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये हो गया आपका टोटल चार्ज. तो फाई कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया आपका सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. समझ में आ रहा है? इन दोनों को एक ही ऐड कर लो. 2φ1 लिख सकते हैं, 2φ1 लिख सकते हैं. अरे सॉरी. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एप्सिलॉन नॉट. इसको 2φ1 लिख सकते हैं क्योंकि φ1 और φ2 आपका क्या है? बराबर है. आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर. ओके, अभी बताओ मुझे यहाँ पे φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 2 सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA. ठीक है, EDA है कि नहीं भाई साहब? फ्लक्स है EDA. अभी भाई साहब आप देखो यहाँ पे EDA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपको DA नहीं मालूम, DA कितना है? कितना हो जाएगा वो जो आपने भाई साहब इसका एरिया लिया रहेगा भाई साहब, है ना? तो लेट्स से आपने यहाँ पे AC इज बेसिकली सर्कुलर सरफेस एरिया. तो नेट फ्लक्स कितना होगा? अगर हमने एरिया ले लिया AC तो एक्चुअली में E तो बाहर आ जाएगा भाई साहब, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? DA मतलब पूरा एरिया का आप सेगमेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एरिया AC. तो दिस विल बी 2EAC इज इक्वल टू सिग्मा AC हमने ले लिया इसका भी भाई साहब, है ना? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ओके. तो आप देखो यहाँ पे सिग्मा AC. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली व्हाट? 2EAC इज इक्वल टू सिग्मा AC बाई एप्सिलॉन नॉट. AC और AC भाई साहब कैंसिल हो गया. E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, जो अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं. तो यहाँ पे आप फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ. ठीक है, ओके ओके. हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट इज कांस्टेंट एवरीवेयर. ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाएगा. क्लियर हम पीपल? हम ओके ओके ओके. तो एक सवाल को यहाँ पे निपटाते हैं. थियरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में. इसके बाद अपन बोर्ड लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके PYQs जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. एंड देन वी विल डू सम IIT एंड नीट लेवल के और CET लेवल के, एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ एंड हैव अ टेस्ट ऑन द चैप्टर. ओके, तो आपका देखो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C. आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स, आप ध्यान से देखो, दिख रहा है ये प्लस है और ये माइनस है. ठीक है, आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. कहाँ पे? A पे. B इज अ पॉइंट बिटवीन दीज टू शीट्स एंड C इज अ पॉइंट आपका बिहाइंड द नेगेटिव शीट. A इज अ पॉइंट बिहाइंड द पॉजिटिव शीट. क्या ये समझ में आ रहा है? दो शीट्स ऐसे रखे हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव. C एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट और B एक पॉइंट इन बिटवीन है. ठीक है, ओके. सो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स A, B एंड C
if two infinitely long oppositely charged plane sheets having the same charge density sigma are placed parallel to each other. तो चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज जो है वो अलग अलग है प्लस और माइनस, लेकिन चार्ज डेंसिटी आपकी सेम है, ठीक है. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट कितना हो जाएगा बोलो. आपने अभी पढ़ा, एक अगर शीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ई प्लस के वजह से कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट ये कितना हो जाएगा भाई साहब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नहीं नेगेटिव, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव या पॉजिटिव होगा इनका. देखो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ड. समझ में आ रहा है ये. ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज शीट टुवर्ड्स द शीट. ठीक है, एट पॉइंट ए, तो अपन ये पॉइंट ए ले रहे हैं, इसको भूल जाओ भाई साहब, इसको लेते हैं. ठीक है, इसको भूल जाओ. अभी इस पॉइंट ए पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बोलो. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज शीट इज टुवर्ड्स द शीट, इसकी तरफ होगा, है ना, टुवर्ड्स द शीट. whereas the electric field due to the positively charge is away from the sheet. क्या ये समझ में आ रहा है. इस पॉइंट ए पे इसके वजह से टुवर्ड्स द होगा और इसके वजह से अगेंस्ट द होगा. ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ए जो पॉइंट है, ये ए जो पॉइंट है भाई साहब, इसका इसके वजह से क्या होगा इस तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक नेगेटिव कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये वाला शीट आपका प्लस वाला है. ठीक है, और ये वाला शीट लेट से आपका भाई साहब माइनस वाला है. ठीक है, तो माइनस वाले के लिए ये हो गया और प्लस वाले के लिए कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, तो भाई साहब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो भाई साहब जीरो हो जाएगा. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट पॉइंट ए इट विल बी जीरो. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ओके, लेट्स कम टू पॉइंट बी. ध्यान से देखिए यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे पॉइंट बी पे, सो इधर आपका शीट है प्लस का. ठीक है, और इधर आपका एक शीट है भाई साहब माइनस का. ठीक है, देयर इज अ पॉइंट बी. ठीक है, तो इस पॉइंट बी पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ है कि नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ई माइनस विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसके वजह से क्या होगा इस तरफ ही होगा. ठीक है, इस तरफ ही होगा, डेट विल बी, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ई प्लस कितना होगा भाई साहब आपका सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इस पॉइंट बी पे ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये कैंसिल होकर आपका कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. आर वी गेटिंग दिस पीपल. तो एट पॉइंट बी इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है, आर वी क्लियर. ओके, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी में क्या हो जाएगा बोलो. पॉइंट सी आपका भाई साहब सी है यहाँ पे, तो आपका इस तरफ है क्या इसके वजह से, और भाई साहब इस तरफ है क्या इसके वजह से. वही जो ए में हुआ था वही किस्सा सी में भी होगा, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑपोजिट एंड इक्वल इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस इट विल बी जीरो. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए की वैल्यू जीरो, ई सी की वैल्यू नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला ना, ई ए की वैल्यू जीरो, ई सी की वैल्यू जीरो और ई बी की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. ओ बाबा ये तो चैप्टर में खत्म हो गया रे. ओके बच्चा पार्टी, वी विल डू थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. यहाँ पे मैंने आज PYQs तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल लिए जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से ही है. इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप्स ऑफ मर्करी फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड h into a spherical metal vessel of radius r in the upper part of which there is a small opening. तो एक स्पेरिकल वेसल है ऐसा, उसके ऊपर में भाई साहब एक ओपनिंग है और यहाँ पे मरकरी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप्स ऑफ मरकरी फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड h into a spherical metal vessel of radius r in the upper part of which there is a small opening. The mass of each drop is m and the charge on the drop is q. हर एक चार्ज का
मास कितना है m और हर एक का भाई साहब चार्ज कितना है q, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ n ऑफ द लास्ट ड्रॉप दैट कैन स्टिल एंटर द स्फीयर? व्हाट विल बी द नंबर n ऑफ द लास्ट ड्रॉप दैट कैन एंटर द स्फीयर? चलिए फटाफट से कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा चाय का आनंद लेकर आते हैं। हो गया? डन डन डन। ओके, देखो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप। तो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे है एक लेट्स से ये एक आपका स्फीयर है, ठीक है। लेट्स से ये आपका भाई साहब एक स्फीयर है और इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप। तो यहाँ पे आपका लेट्स से इधर कोई एक ओपन स्पेस है जिसमें से ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और भाई साहब यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है, कितना है टोटल हाइट? h इंटू स्पेरिकल मेटल वेसल फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड h, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये ऑल्टीट्यूड कितना है? दिस ऑल्टीट्यूड इज बेसिकली h, ठीक है। ये लेट्स से ग्राउंड का सरफेस है भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो गया? दिस इज बेसिकली हाउ मच? h, ये हाइट हो गया h। यहाँ से मरकरी के ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं, ठीक है। हर एक का भाई साहब मास कितना है m और हर एक का चार्ज कितना है? अरमान इसको हल्के से ऊपर कर देगा क्या? ये लटक रहा है, हाँ हाँ उसके ऊपर डाल दे, हाँ ठीक है। तो ये हो गया h, ये हो गया m है और यहाँ पे भाई साहब चार्ज कितना दिया हुआ है? इसका चार्ज कितना है भाई साहब? q। क्या ये समझ में आ रहा है? ईच मरकरी ड्रॉप हैज अ मास m एंड अ चार्ज इज q। अब ये भाई साहब गिरते जा रहे हैं टर 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 टर, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा? एसिमिलेशन होता जाएगा। यहाँ पे चार्जेस देखो, इफेक्ट पहले समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सारे चार्जेस अंदर आ रहे हैं प्लस ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, तो इसका चार्ज बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं भाई साहब अभी हम तुमको गिरने नहीं देंगे, क्यों? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे जितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, ये एक रिपल्सिव फोर्स इस पे क्रिएट कर देगा ताकि ये गिरने ना पाए। ये निकल तो चुका गिरने के लिए, लेकिन ये यहीं पे रह जाएगा, इट विल नॉट बी अलाउड टू फॉल। तो यहाँ पे क्या पूछा है देखो, इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप्स ऑफ मरकरी फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड h इनटू अ स्फेरिकल मेटल वेसल ऑफ रेडियस r। अच्छा चलो भाई साहब, एक चीज हमने जो इग्नोर कर दी वो क्या थी? इसकी रेडियस, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका क्या? रेडियस, ठीक है। दिस इज बेसिकली रेडियस r, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। इन द अपर पार्ट ऑफ विच देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, अपर पार्ट में एक स्मॉल ओपनिंग है। द मास ऑफ ईच ड्रॉप इज m एंड द चार्ज ऑफ द ड्रॉप इज q। व्हाट विल बी द नंबर n ऑफ द लास्ट ड्रॉप दैट कैन स्टिल एंटर द स्फीयर? आपको यहाँ पे n पूछा है, लास्ट ड्रॉप दैट कैन स्टिल एंटर द स्फीयर। इसका मतलब क्या है? यहाँ इस nth ड्रॉप में क्या हो जाएगा? और भाई साहब अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी अपन भाई साहब देखते हैं, एक चार्ज जब आता है अंदर तो कितना। सो यहां पे बताइए, आफ्टर n ड्रॉप्स टोटल चार्ज इन द स्फीयर, कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोलो भाई साहब, एक का चार्ज कितना है? q। तो n ड्रॉप्स का कितना होगा? nq, ठीक है। टोटल चार्ज इन द स्फीयर कितना हो गया? nq। अभी क्योंकि ये स्फीयर है तो अपन ये मान सकते हैं कि ये nq यहाँ पे सेंटर पे लोकेटेड है। समझ में आ रहा है? ये सेंटर पे कितना चार्ज हो गया है तुम्हारा? टोटल nq, ठीक है। सो दिस कैन बी अज्यूम्ड, क्योंकि मेटल स्फीयर है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर पे आकर है। कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्या ये हम मान सकते हैं भाई साहब? ठीक है, क्योंकि मेटल स्फीयर है ये, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि वी कैन कंसीडर दिस टू बी अभी सिचुएशन सोचो कि यहाँ से एक ड्रॉप चला, लेकिन अभी ये नहीं आ पा रहा है नीचे, क्योंकि ये nq ड्रॉप्स इस पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? व्हाई आर दीज ड्रॉप्स फॉलिंग? पहले तो ये बताइए, ये ड्रॉप्स गिर क्यों रहे हैं? वेट की वजह से गिर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसने ठसा दिया, इसको भी नहीं गिर पाओगे, क्योंकि अभी मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तुम्हारे किसको बैलेंस करेगा? वेट को, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉप फॉलिंग।
समझ में आ रहा है? वेट ऑफ द ड्रॉप फॉलिंग कितना हो जाएगा बोलो, mg, है कि नहीं भाई साहब? एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे पहले हम लिखते हैं k लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, या तो चलिए लिख ही लेते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट nq, यहां पे टोटल चार्ज और इसका चार्ज क्या q, nq इंटू q, q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। r कितना हो जाएगा बोलो, नहीं h नहीं होगा भाई साहब, हाँ h माइनस r होगा। देखो ध्यान से, ये कितना है h है और ये कितना है r, तुम्हारा भाई साहब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल h है ना, इसमें से इतना उड़ा दोगे ना, तो इतना उड़ा दोगे मतलब r उड़ा दोगे, ठीक है। सो दिस विल बी h माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, n q का स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h माइनस, ये n है, हाँ ये h है, h माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अभी n की वैल्यू ले लीजिए भाई साहब, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, mg 4, ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h माइनस r का स्क्वायर इंटू mg अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब n का वैल्यू। देख लो भाई साहब, राइट हैंड साइड में जो भी है वो दिया हुआ है तुमको, चार्ज q दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, हाइट h दी हुई है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो भाई साहब कांस्टेंट है, मास m दिया हुआ है और g तो आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। दिस वुड बी द नंबर ऑफ द ड्रॉप दैट वुड बी फॉलोइंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज में, और एमसीक्यूज में ये बड़े बड़े फॉर्मूले दिए रहेंगे आपको, सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसीलिए अगर आपको फंडामेंटल आता है तो पहले आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए, फिर आप उसको एमसीक्यू से मैच कीजिए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब दूसरा सवाल, टू सिमिलर बॉल्स है, यहां पे देखो दो बॉल्स हैं ऑफ मास m, दोनों का भाई साहब मास कितना है m है और चार्ज कितना है q है, आर हंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू सिल्क थ्रेड्स, ईच सिल्क थ्रेड्स है भाई साहब, ईच ऑफ लेंथ l, दोनों का भी लेंथ कितना है भाई साहब l है, ठीक है। ये qm दोनों का लेंथ कितना है l है, ठीक है। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू सिल्क थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ l, प्रूव दैट द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, ये x की वैल्यू ये होगी, ये आपको प्रूव करना है। यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है, थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा आपका स्मॉल है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया, थीटा अगर स्मॉल होता है तो क्या होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, फिजिक्स में हम बार बार करते हैं इसको, देन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा और टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका। अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या यार, थीटा अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा भी होगा। तो ऑब्वियसली अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा और टैन थीटा भी बराबर ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट बोथ विल हैव द सेम वैल्यूज, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये होगा, इफ थीटा इज स्मॉल, फाइंड द रेट dq by dt with which the charge should leak of each sphere, यहां से लीकिंग हो रही है, इफ देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अभी इनका भाई साहब लीकिंग हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है, ठीक है, इज वेरीज एज v इज इक्वल टू a by अंडर रूट x वेयर a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। चलिए करने की कोशिश कीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, कहीं तक तो पहुंच ही जाएंगे। देखो अगर इसमें से इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पे ठसे हुए हैं, क्यों ठसे हुए हैं, ये ऐसा नहीं आएंगे आगे, क्यों, रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो रिपल्शन अगर है तो तुम क्या मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो, अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो तो तुम क्या करोगे, एफबीडीज बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे, बहुत सिंपल सा है भाई साहब। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आओ, यहाँ पे भाई साहब टेंशन क्या है, टी है, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया आपका टी, ठीक है। तो बताओ ना, बताओ मुझे ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच पीपलम, दिस विल बी थीटा, है ना। देखो ये थीटा हो रहा है, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ये अगर टेंशन टी है तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली भाई साहब ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका,
दिस वन ऑल्सो विल बी टी कॉस थीटा, ठीक है, दिस वन ऑल्सो विल बी टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, टी साइन थीटा, है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा बोलो, टी साइन थीटा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब। किसी एक को उठा लो, किसी एक मास को उठा लो यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताओ अगर मैंने एक मास को उठाया यहाँ पे, मुझे बताओ ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इज इक्वल। वर्टिकल फोर्सेस क्या एक्ट कर रहे हैं इस बॉल पे बताओ भाई साहब। इसका ये अगर अपन समझ लो, यहाँ पे इस बॉल को हमने लिया, ये m है, ठीक है भाई साहब, इस m का नीचे की तरफ फोर्स क्या है, अरे यार दत्त, ठीक है, इसका भाई साहब नीचे की तरफ फोर्स क्या है, अगर ये m है, मास इसका भाई साहब m है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, mg, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, आरा बोलोगे भाई साहब, आज ही बोलना है, कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, देखा आपने भाई साहब यहाँ पे, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, टी कॉस थीटा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स में बताइए ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इस तरफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, है कि नहीं, दिस विल बी व्हाट, रिपल्सिव फोर्स। अरे बच्चा पार्टी थोड़ा सा जागिए भाई साहब, ये जागिए, ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, है ना, ये कहां से आ रहा है, इससे, दोनों के बीच में रिपल्शन है, और भाई साहब इधर क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है, ओके ओके ओके, टर 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 टर, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और भाई साहब बोलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज हाउ मच, K Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, K मतलब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, क्या यहाँ तक सबका भाई साहब क्लियर है, एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर, एनी कंफ्यूजन, ठीक है, ये आपका भाई साहब समझ में आ रहा है, ओके, तो ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब अभी अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, डिवाइडिंग 2 by 1, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg, समझम भाई साहब, ठीक है भाई, देखो k q स्क्वायर r स्क्वायर बाई mg, tan थीटा हो गया, और आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे, जब थीटा स्मॉल होता है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो साइन थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मिटा दूं भाई साहब, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक का रख देते हैं, यहाँ पे टी कॉस थीटा है और ये लेट से आपका है भाई साहब टी साइन थीटा, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है x, ये x/2 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस x/2, ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल पे, बोलो इस ट्राइंगल पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना होगा, x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज l, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज x/2l विल बी इक्वल टू साइन थीटा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब, पिक्चराइज कर पा रहे हैं, ये हो गया x/2 और ये हो गया आपका l, तो x/2 अपॉन l इज इक्वल टू साइन थीटा, x/2l इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे अपन लिख सकते हैं x/2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, तो अभी आपको भाई साहब यहां पे क्या निकालना है, प्रूव द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, x विल बी इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया बोलो, q स्क्वायर l, और यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका k, है ना, k q स्क्वायर l, यहां पे 2 हो जाएगा ना, 2k q स्क्वायर l r स्क्वायर, ठीक है, यार r स्क्वायर कहां से आया, ये r कौन है भाई साहब, x को होगा ना भाई साहब, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने गलत किया, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं होगा, दिस विल बी x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, तो दिस विल बी अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर mg, ठीक है, इस x स्क्वायर को इधर ले लो, कितना हो गया x³ इज इक्वल टू, अभी आप इसको एक्सपैंड करते हैं, ये 2 है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना बचा बोलो क्यू स्क्वायर और ये एल, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया है एम जी, ठीक है, सो ये कैंसिल और भाई साहब ये हो गया 2, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा बाड़ी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ है तो ये हो गया आपका कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो आप भाई साहब x को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे x को लिख सकते हो क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी रेज टू 1/3, है कि नहीं भाई साहब, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, प्रूव होता है भाई साहब, देखो इज दिस प्रूव, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डी क्यू बाई डी टी, द रेट एट विच द चार्ज शुड लीक ऑफ ईच पेयर इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेरीज एज दिस, ठीक है, मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो दो चीजें हैं, चार्ज लीक होगा तो ये दोनों पास आएंगे, और आपको यहां पे ये पास आने की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दी हुई है, वेरी इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट एक्स, वेर ए कोई कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मत है, एक्सेलरेशन नहीं है ये, ए कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो आपको पूछा है चार्ज लीक होने का रेट कितना है, चार्ज लीक होगा तो ये दोनों पास आएंगे, और जब ये पास आएंगे तो इनका एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, यहां पे आपको उल्टा दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिया हुआ है, और उससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज लीक का रेट कैलकुलेट करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई साहब यहां पे करते हैं, देखो कहां गया भाई साहब, हमने क्यों निकाला था, चलिए इसको उठाते हैं, इसको, ये तो आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये तो भाई साहब आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया, दिस इज बेसिकली हैंड्स प्रूव्ड हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी हम भाई साहब यहां पे क्या उठाते हैं, इसको उठाते हैं, देखो, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो भाई साहब आपको यहाँ पे क्यू स्क्वायर कितना मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, एक्स का क्यूब है ना, अपॉन एल, ठीक है, अपॉन एल भाई साहब, ठीक है, ओके। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी निकालना है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पे आपकी Q की वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, और इधर x क्यूब है तो x क्यूब का x स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका एक x बाहर आ गया है ना, और एक x अंदर रह जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, x क्यूब है ना, x क्यूब का अंडर रूट निकालोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इंटू x होगा, तो एक x अंदर रह गया भाई साहब, ठीक है, एक x बाहर आ गया, या आप इसको भाई साहब x रेज टू 3/2 भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम जी हो गया ये, और इसको क्या लिखोगे भाई साहब, x रेज टू 3/2 लिख सकते हो, है कि नहीं, x इंटू अंडर रूट एक्स कितना होगा, x रेज टू 3/2, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका q, अभी आप कर लो डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ये तो भाई साहब कांस्टेंट है, ये जैसे का तैसा भाई साहब बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, और यहां पे क्या होगा बोलो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू 3/2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू 3/2, हाँ नहीं, पहले अपने को dx लाना पड़ेगा ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 पाई, आप डिफरेंशिएशन में सीख तो चुके हैं इस चीज को, एम जी बाई एल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो गया आपका 3/2 एंड यहाँ पे हो गया आपका कितना, एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया एक्स रेज टू हाफ, ठीक है, ये हो गया आपका dx बाई डी टी, ठीक है, और ये हो गया 3/2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, ठीक है। इस x रेज टू हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ये dx बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, वेलोसिटी है ना भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब अंडर रूट एक्स, और ये हो गया v, और यहाँ पे कितना हो गया, 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, और यहाँ पे होगा डी क्यू बाई डी टी, बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा जो टर्म है 3/2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी और ये एल, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं ना भाई साहब, ये सब के सब आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये अंडर रूट एक्स है और ये वी है। आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ए अंडर रूट एक्स, ठीक है। फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी। तो आप भाई साहब डी क्यू बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी कितना है, ए बाई अंडर रूट एक्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है भाई साहब, ए बाई अंडर रूट एक्स है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, ये हो गया अंडर रूट एक्स। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका कितना है बोलो, ए बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। ये भाई साहब कैंसलम, ये हो गया आपका डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया आपका भाई साहब डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल ए, ठीक है। क्लियर है, दिस इज व्हाट वी कैन राइट दिस एज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए भाई साहब इसको करनी है, इसको जल्दी से करनी है। ओके देखो, एक यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक यूनिफॉर्म आपका भाई साहब नॉन कंडक्टिंग रॉड है, मास इसका भाई साहब कितना है, m है, ठीक है। लेट्स से अपन इसको, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है देखो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ हाफ द रॉड हैज लीनियर चार्ज। तो यहाँ पे हाफ में भाई साहब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस लैम्डा है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका माइनस लैम्डा है। आधे में माइनस लैम्डा है और आधे में क्या है भाई साहब आपका प्लस लैम्डा है। इधर से इधर अगर आप लेंथ लोगे तो क्या हो जाएगा 0 to l/2, और इधर से इधर भाई साहब अगर तो ये माइनस l/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। इज हिंज एट अ मिड पॉइंट। तो हिंज है मतलब यहाँ पे भाई साहब ऐसे ऐसे ये रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हिंज्ड एट अ मिड पॉइंट, हिंज्ड एट अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से हिंज है, ठीक है, एट द ओरिजिन, सो दैट इट कैन रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है, ट्र विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन द एंटायर रीजन। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द रॉड। तो अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका भाई साहब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर समझ लो एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, और लेट्स से भाई साहब आपका dx का डिस्टेंस यहाँ से कितना है x, ठीक है। dx का डिस्टेंस यहाँ से कितना है भाई साहब x। तो लेट्स से ये वाला एंगल जो है आपका स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब थीटा, लेट्स से, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल ऑसिलेशंस। तो अगेन स्मॉल ऑसिलेशंस में भाई साहब हम बोल सकते हैं थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अब इसके बाद आप साइन थीटा लगाएं या टैन थीटा लगाएं, वो थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे ये जो dx लेंथ है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, अपना को यहाँ पे कितना टॉर्क या फोर्स एक्ट हो रहा है, बताओ। व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग, जल्दी से बताना है भाई साहब। यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, बोला जल्दी से, फोर्स कितना लग रहा है, अरे बोलो। फोर्स क्या होता है बच्चा पार्टी, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना भाई साहब, ये होता है। तो आपका dF जो लग रहा है वो कितना होगा बोलो, यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, देखो पूरा जब लैम्डा है, पूरा लेंथ, अगर देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, पूरा लेंथ अगर आपने L लिया हुआ है तो आपका ये कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो अगर आपने लेंथ 1 यूनिट लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई L, है कि नहीं। और अगर आपने भाई साहब यहाँ पे लिया हुआ है x, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हम यहाँ पे लैम्डा की बात करें, सॉरी
ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ मच लैम्डा है ना, लैम्डा इधर तक हो गया। तो जब आपका लेंथ L/2 है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना भाई साहब, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट का ऑलरेडी हम मान रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट का कितना हो जाएगा लैम्डा, तो dx का भाई साहब कितना हो जाएगा लैम्डा dx, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब इस तरफ एक यूनिट डिस्टेंस का चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा, तो भाई साहब dx लेंथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, ये चार्ज हो जाएगा। यही हो गया आपका क्या भाई साहब dq, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे dq इंटू ई, तो dq भाई साहब कितना हो गया आपका लैम्डा dx, और ये हो गया भाई साहब e, ठीक है। ये हो गया आपका df, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ट्याऊ 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 ऐसे घुमाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है बताइए, हाउ विल यू कैलकुलेट द टॉर्क, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क भाई साहब आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखो यहाँ पे फोर्स कितना है df, और इसका इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, अरे भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाप रे बाप, जल्दी से तो फटफट बोलना चाहिए भाई साहब ये सब, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा साइन थीटा, लेट्स से अपन ने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x इज इक्वल टू कितना होगा बोलो साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो x साइन थीटा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स आपका सॉरी df इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो गया आपका df मतलब हो गया, तो हम यहाँ पे d टॉर्क की बात कर रहे हैं लैम्डा dx, ठीक है, लैम्डा dx, और ये हो गया भाई साहब e, ठीक है। और क्या हो गया बोलो आपका x साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। लैम्डा dx e, ये हो गया df, perpendicular distance from this point will be how much x sin theta, are we clear to this one, this will be the small torque। इसको ऑर्गेनाइज करके अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो लैम्डा d सॉरी ये हो जाएगा लैम्डा e x सॉरी लैम्डा e sin थीटा सॉरी लैम्डा e sin थीटा x dx। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 0 से L/2 तक है और यहाँ पे भी 0 से L/2 तक है, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, इधर का टॉर्क इधर जाएगा इधर का टॉर्क इधर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या मैं माइनस L/2 से अगर L/2 ना लेकर ऐसा लिखूं, देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया डी टॉर्क को, तो यहाँ पे 0 से अगर मैंने L/2 ले लिया, इसका ट्वाइस कर दिया मैंने, है ना, इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क ऐड कर दिया तो ट्वाइस हो गया भाई साहब, ठीक है। ट्वाइस लैम्डा e साइन थीटा x dx। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाटी, समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टॉर्कवा कितना हो जाएगा रे, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा आपका, टॉर्क इज इक्वल टू 2 लैम्डा e भाई साहब बाहर आ गया, साइन थीटा भी बाहर आ गया, x dx का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये किसके किसके बीच में रहेगा L/2 और 0 के बीच में, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस 2 को बाहर फेंको तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है। यहां पे कितना बचता है x स्क्वायर, क्या हो गया, ये 2 बाहर आ गया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना हो गया बोलो x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे L स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, L स्क्वायर बाई 4 हो गया आपका, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम लैम्डा ई L स्क्वायर बाई 4 साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या भाई साहब टॉर्क, दिस विल बी द टॉर्क, क्लियर है, समझ में आता है भाई साहब। ओके, इफ देयर इज अ पॉइंट a uniform electric field, calculate the period of small rotations, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा पिलसा जाएंगे, आपने 11th में बहुत मेहनत से एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा था कि भाई साहब अगर कोई रॉड है ऐसा और उसको अपन ने ऐसे रोटेट किया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, बट इट विल बी ml स्क्वायर बाई 12। अगर कोई रॉड है, देखो ये सभी चीज़ें हैं भाई साहब जो, ठीक है, ये अगर कोई रॉड है और इसको अगर आप भाई साहब इस एक्सिस पे घुमा रहे हो, यहाँ पे ऐसे घुमा रहे हो उसको, ठीक है, तो इस एक्सिस पे घुमा रहे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 आता है,
डिराइव कर सकते हो उसको? कैसे करेंगे, हम असक्षम है इसको डिसाइड करने में। तो भाई साहब ये ना डेरिवेशन आपकी मतलब इट शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। आवन दो जो आना है फट से डिराइव कर लेंगे अपन, वरना फिजिक्स आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा भाई साहब। चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में घुसो भाई साहब, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डेरिवेशन शुड बी एट योर फिंगर टिप्स बच्चा पार्टी। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं ml²/12। अगर सेंटर एक्सिस पे घुमाया तो इसका ml²/12 कैसे होगा? तुम लोग भाई साहब एक नॉलेज अगर अपन का नहीं है तो दूसरा नॉलेज को कवर करने के लिए फिर उसमें घुसना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे समझो भाई साहब एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और ये इसका भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इफ वी आर बेसिकली रोटेटिंग इट, अपन क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे पूरे रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है L। ठीक है, पूरे रॉड का लेंथ भाई साहब आपको कितना दिया हुआ है L, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मचम पीपलम, दिस विल बी हाउ मचम L/2, और ये भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा L/2, है कि नहीं? दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। ये अगर हमने जीरो माना तो दिस विल बी -L/2, अगर हमने जीरो माना तो ये हो गया +L/2। ठीक है, हमने अभी कोई छोटा सा मास, छोटा सा ऐसा ले लिया भाई साहब, ये लेट से कितने डिस्टेंस पे है, ये लेट से dx लेंथ का है, ये समझ लो dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंटल ले लिया एंड लेट से इट इज एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे समझ लो आपका मास है, लीनियर मास डेंसिटी अगर हम बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी आपका कितना है भाई साहब आपका, या तो छोड़ो लीनियर मास डेंसिटी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो पूरा लेंथ, ये देखो यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ये लेंथ है और ये हो गया भाई साहब आपका मास। ठीक है, अगर लेंथ है आपका L तो मास कितना है टोटल, लेट्स से कैपिटल M है। ठीक है, ओके, तो लेंथ अगर 1 हो गया तो आपका कितना हो गया M/L। लेंथ अगर आपका dx हो गया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, M dx/L। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये हो जाएगा आपका मास, ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका dm, मतलब इस छोटे से टुकड़े का मास कितना हो गया dm। ठीक है, और आपका भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका भाई साहब यहाँ पे mr² होता है ना, तो इसको अगर हम di लेते हैं, इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, di इज इक्वल टू r²। कितना डिस्टेंस है भाई साहब, x² हो जाएगा, और dm मतलब हो गया m की जगह पे क्या लिखेंगे, मास इसका dm। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, तो ये di भाई साहब x² लिखोगे यहाँ पे, और dm की जगह पे क्या डालोगे, m dx/L। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, अभी आपने को पूरे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे di, इधर भाई साहब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बोलो, m/L आ गया भाई साहब आपका बाहर, यहाँ पे कितना बचेगा x² dx, और कहां से कहां तक लिमिट होगा ना भाई साहब, -L/2 से +L/2 तक। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम -L/2 से भाई साहब +L/2 तक कितना आ गया बोलो, यहाँ पे m/L यहाँ पे हो गया आपका कितना, x³/3। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? यहाँ पे हो गया आपका L/2, ये हो गया कितना, -L/2, 3 को बाहर फेंको, ये हो गया m/3L। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, इसका L³/8 माइनस L³/8। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका L/2 का क्यूब मतलब L³/8, ये 3 बाहर चला गया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, माइनस L³/8 कितना हो जाएगा बोलो, m/3L इंटू L³/8, 2L³ ना, 2L³/8 ये होगा ना, 2L³/8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, ये एक L और ये एक L कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो, mL² 4 3 जा 12। बस भाई सब खत्म। आप कैसे इन चीजों को कोरिलेट करेंगे अगर आपके डेरिवेशंस वीक हैं? बेसिकली आपको भाई साहब डेरिवेशंस के जड़ तक जाना पड़ेगा, तभी फिजिक्स भाई साहब सवाल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये ऐसा होने, देखो सवाल किसका है इसमें, आप देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपका भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉर्क इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो आपने कैलकुलेट किया। अभी भाई साहब यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व होगा, इसके आगे चल के आपका SHM भी इन्वॉल्व होगा।
इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट के सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आपका भाई साहब फंडामेंटली, तो ये जो मैंने आपको बताया ये अगर आपको याद नहीं होगा, चलो समझता है मुझे याद नहीं रहेगा, ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सब चीज़ों को याद रखे, लेकिन बाय द वे आपको कम से कम ये तो आना चाहिए कि फटाक से कैसे इसको डिराइव कर लें, ये फटाक से डेरिवेशन हो जाएगा, सिंपल डेरिवेशन है ये, ठीक है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बैक एंड फोर्थ करते रहें चीज़ों को, ठीक है। जो चैप्टर हो गया उसके बाद फिर से एक बार जाए, फिर से डेरिवेशन को डिराइव, मतलब एक बार डिराइव करने की कोशिश करें, फिर से आगे बढ़े, देन ओनली यू कैन बी एबल टू मैनेज थिंग्स, अदरवाइज ये आपके लिए। खैर छोड़ो, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका, आई हो गया कितना, ml²/12। आपने देखो पढ़ा हुआ है कि भाई साहब आपका जो चीजें जो है तो पैरेलली चलती है, किसमें, रोटेशनल मोशन और आपके इसमें क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन में। तो यहां पे आपका भाई साहब फोर्स जो है, फोर्स इन रोटेशनल मोशन, फोर्स इन रोटेशन मोशन को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क, है ना। और ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, देखो जैसे अगर आप ट्रांसलेशन मोशन ले रहे हैं और यहां पे आप ले रहे हैं रोटेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशन मोशन में आपका क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और रोटेशनल मोशन में यही फोर्स आपका क्या बन जाता है, टॉर्क, और ये मास क्या बन जाता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सीलरेशन क्या बन जाती है आपकी, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ये एनालॉजी है बेसिकली, ठीक है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगर यहां पे अपन टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क कितना आ रहा है आपका भाई साहब, लैम्डा ई एल स्क्वायर साइन थीटा बाई 4, ये आया है भाई साहब आपका टॉर्क। और यहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या है, आई इंटू अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि भाई साहब ये एक मिड पॉइंट पे ऐसे टोई रोटेट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml²/12। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका ml²/12, ठीक है, अल्फा, और ये हो गया लैम्डा ई एल स्क्वायर साइन थीटा बाई 4, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे एल स्क्वायर और एल स्क्वायर भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, हाँ 4 3 चलिए 4 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, लैम्डा ई साइन थीटा, और ये 3 इधर जाएगा ना, 3 लैम्डा ई साइन थीटा अपॉन एम, ठीक है, 3 लैम्डा ई साइन थीटा अपॉन एम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल, तो ये हो गया भाई साहब आपका अल्फा, दिस इज बेसिकली योर अल्फा, ठीक है। आपको यहाँ पे पीरियड मतलब ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द रॉड। तो आप बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, आपको पीरियड निकालना है, पीरियड कितना होता है, अरे भाई साहब यहां पे आपका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई, ये याद है, फिर हाँ ओमेगा कहाँ होगा, 2 पाई नीचे बाई ओमेगा होगा भाई साहब, ये 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा निकालना है। यहां पे आपने अल्फा निकाला हुआ है, ओमेगा कैसे निकालोगे, बोला बोला बोला, जल्दी करना है भाई साहब, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा स्मॉल ऑसिलेशन से, पहली बात तो ये सब बाहर टाइम पास कर रहे होंगे ना, एक मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर थीटा, देखो यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन से, तो थीटा मतलब स्मॉल हो जाएगा, अगर थीटा स्मॉल होता है बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, 3 लैम्डा ई थीटा बाई एम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, कैन बी राइट दिस,
ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। अभी भाई साहब अगर आप देखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो ना, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। इसी को अगर हम भाई साहब इसमें लाते हैं, किसमें, आपके इस एंगुलर मोशन में, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वैसे ही आपका भाई साहब क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर u की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, रोटेशनल मोशन में s हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो ना, बोलो भाई साहब, हाफ इंटू ए, और यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या भाई साहब, हाफ ए टी का स्क्वायर। चले इसमें आते हैं लास्ट वाले में। वी स्क्वायर भाई साहब क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। अगर ये 0 रहा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s। इसका ही भाई साहब रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा। समझ में आता हूँ भाई साहब, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा हो जाएगा ये। लेकिन सही जा रहे हैं क्या भाई साहब, 2a इंटू एस थीटा ओमेगा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर हो जाएगा ना ये, थीटा अपने को नहीं चाहिए। क्या क्या क्या, कहाँ कट हो रहा है बच्चा, यहाँ पे थीटा इधर है, इधर थीटा है। कौन से, इसमें कैसे कट होगा, इसमें, लेकिन टी तो नहीं मालूम है ना अपने को। क्या बोल रहे हो, जीरो है, अल्फा को टी से निकाला तो हाँ, फिर मेरे को थीटा उड़ाना है, थीटा नहीं उड़ रहा यार, थीटा तो अपना एजम्पशन है ना, थीटा आंसर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है गया जी, एंगुलर वेलोसिटी का कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे। थ्री लैम्डा ई थीटा ओमेगा स्क्वायर, आंसर ये आया है आपका आंसर। तो लेट्स से अगर हम पर ने
ut प्लस हाफ ut। देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी ये होता है भाई साहब आपका ओमेगा, है ना, और डी ओमेगा बाई डी टी ये होता है आपका भाई साहब अल्फ़ा, है ना, ठीक है। तो इसको अपन अगर इंटीग्रेट करते हैं 2 बार तब आपका ये आएगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा यार। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ठीक है, इसको देखना पड़ेगा भाई साहब, व्हाट इज इट। आई सपोज देखो यहां तक तो अपन समझ में आ गया था, एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है। इस सवाल में देखो क्या पूछा था, व्हाट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। देखो a uniform electric field E exists parallel to x axis in the entire region. Calculate the period of small oscillations. Oscillations कब होते हैं और oscillation का भाई साहब क्या फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद कीजिए, आज में SHM पढ़ा हुआ है। ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई बॉडी भाई साहब ऑसिलेशन करती है तो 2 चीज़ों से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक, जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई साहब, A विल बी इक्वल टू एक कांस्टेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये y, मतलब ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में आपका नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा, ठीक है, ये होगा। या तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे भी भाई साहब आपका नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा फोर्स और इसमें, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे आते हैं, अपना एंगुलर एक्सेलरेशन कल कितना निकला था, 3 लैम्डा ई थीटा बाई, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा मतलब हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन और ये थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी, ऑल दीज आर बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो इस पे आते हैं, देखो आपका क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, एक्चुअली में अगर हम इसको लिखे ना तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, -3 लैम्डा ई थीटा बाई एम, क्योंकि आपका थीटा का डिस्प्लेसमेंट और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों अलग होंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपने इसको जबरदस्ती का वैसे थीटा डिस्प्लेस किया तो टॉर्क क्या करेगा, इसको ऐसे करेगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब टॉर्क फोर्स है जो एक्ट कर रहा है और इस फोर्स की वजह से ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो थीटा मतलब ये किया आपने तो ये इसको ऐसे करेगा, तो थीटा और टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट होंगे, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसी को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं भाई साहब, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ऑसिलेशंस होता है तो एक्सेलरेशन को अपन क्या लिखते हैं बोलो, माइनस कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो यहां पे बताइए मेरे को कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, जस्ट बाय कंपेयरिंग अपन क्या लिख सकते हैं, 3 लैम्डा ई बाई एम, तो भाई साहब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, √3 लैम्डा ई बाई एम। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी अपन भाई साहब यहां पे क्या करेंगे, दिस विल बी बेसिकली टाइम पीरियड, ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड हो गया आपका कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, सो दिस विल बी 2 पाई बाई √3 लैम्डा ई बाई एम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया 2 पाई √m बाई 3 लैम्डा ई, समझ में आ रहा है ये,
ऐसे लेवल के सवाल अगर आप ना 80% भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका IIT मेंस में आप आराम से 90 परसेंटाइल क्रॉस करोगे। ऐसे लेवल के सवाल होंगे। ये तो आपके जेई एडवांस लेवल के सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आइडियली अगर इस तरह के सवाल अगर आप करने की प्रैक्टिस या आदत डालो इस तरह की सोचने की, क्योंकि यहाँ पे सब हाइब्रिड सवाल रहेंगे, आपके हाइब्रिड कॉन्सेप्ट रहेंगे। अभी देखो इसे एक कॉन्सेप्ट में क्या क्या लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, ठीक है, व्हाट एल्स लगा है भाई साहब, डाइपोल मोमेंट या टॉर्क लगा है, या और क्या लगा है भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा है, और क्या लगा है भाई साहब आपका ऑसिलेशंस का SHM का फैक्टर लगा है, ठीक है। तो एक ही सवाल में अगर आप देखोगे, और ये कल से देखते आ रहे हो आप, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा 1, ठीक है, दूसरा क्या लगा भाई साहब, टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगा, तीसरा भाई साहब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगा, और फाइनली आपका भाई साहब जो एक्सीलरेशन है वो बेसिकली SHM का कॉन्सेप्ट लगा। सो ये तमाम ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही सवाल पे लगने वाले जो सवाल होते हैं उस टाइप के कंपटीशन के सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। ओके ओके, चलिए भाई साहब एक और ऐसा ही अजूबा सा सवाल। ओके, एक देखो यहाँ पे स्मॉल बीड है ऑफ मास m, ठीक है, हैविंग चार्ज q। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा बीड है भाई साहब, बीड मतलब समझते हैं ना जिससे आप माला वगैरह बुनते हैं, तो ये मोती है, एक मोती टाइप का है भाई साहब, ये स्मॉल बीड है, और इसको आप एक रॉड पे ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अ स्मॉल बीड ऑफ मास m हैविंग चार्ज -q इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग अ फ्रिक्शनलेस वायर। तो भाई साहब ये फ्रिक्शनलेस वायर में मूव करने में ये कंस्ट्रेंट है, ये स्मॉल बीड है, और इस पे भाई साहब चार्ज कितना है, -q चार्ज है, ठीक है, और इसका आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब, मास m, चार्ज इसका कितना है -q, और इसका मास भाई साहब m है, इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग अ फ्रिक्शनलेस वायर। अ पॉजिटिव चार्ज q लाइज एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द वायर। ये वायर से कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, l। ध्यान देना यहाँ पे बीट से l डिस्टेंस पे नहीं है, क्योंकि बीट फ्री टू मूव है, वायर से l डिस्टेंस पे है। चीजों को ना पहले से ठीक से डिकोड करना, आपको सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द वायर, इट डजंट मीन दैट इट इज एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द बीट, बिकॉज बीट इज फ्री टू मूव। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर। इनिशियली बीट इज जस्ट अबव द चार्ज प्लस q, शो दैट इफ द बीट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, एक डिस्टेंस x से अपन ने इसको डिस्प्लेस किया है, वेयर x इज लेस देन l, मतलब यहाँ पे l जो है इससे काफी कम है, x इज 2 लेस देन l, एंड रिलीज इट विल एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको भाई साहब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लगभग आपका भाई साहब पिछले वाले के तरीके के सवाल का ही है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है भाई साहब, बीट को डिस्प्लेस किया है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये टुडुंग 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 ऐसे करने लगेगा, इट विल स्टार्ट एग्जिबिटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो भाई साहब आप F को जो फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसको आप प्रूव करते हैं -kx, या तो भाई साहब A को आप क्या प्रूव करते हैं, -ω²x डिस्प्लेसमेंट के साथ। रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस, डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में होगा, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर, और k कोई कांस्टेंट हो गया। इन दोनों में से किसी एक को भी अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपका भाई साहब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो जाएगा, और वहीं से टाइम पीरियड निकल आएगा, क्योंकि वहीं से ओमेगा निकल आएगा, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। सिंपल, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। ओके, अ स्मॉल बीड ऑफ मास, अभी आप यहाँ पे देखिए एक स्मॉल बीड है जिसका मास दिया हुआ है आपको m, ठीक है, इसका भाई साहब आपको मास दिया हुआ है m, ठीक है। एक वायर है, अनचार्ज वायर है, इस बीड का चार्ज कितना है, -q है, यहाँ पे एक चार्ज है +q, इसका डिस्टेंस है यहाँ से l का। इस बीट को आप भाई साहब मूव कर सकते हैं, आपने अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इसको मूव किया तो ये टुडुंग टुडुंग स्मॉल आपका ऑसिलेशंस करने लगेगा, ठीक है। ओके, तो पहले भाई साहब एक जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना ली भाई साहब, तो लेट्स से ये हो गया ठीक है। तो लेट्स से अपन ने यहाँ पे x डिस्टेंस से इसको मूव किया है, x डिस्टेंस से इसको मूव किया भाई साहब, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव मूव दिस बाय डिस्टेंस x, और ये वाला डिस्टेंस आपका भाई साहब कितना है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से भाई साहब आपका l, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज l। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √(x² + l का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है भाई साहब, ये समझ में आ रहा है? ये देखो इस बीट को आपने यहाँ पे तो मूव किया ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना चार्ज है भाई साहब q,
कैपिटल क्यू और यहाँ पे कितना है माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू चार्ज है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो भाई साहब लेट्स से ये हो गया आपका थीटा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आपका थीटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स भाई साहब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये इसका भाई साहब हो गया एफ, ठीक है। इस एफ की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, सिंपल क्यू बाई के, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर विच इज हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट का भाई साहब स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कूलम्स लॉ लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी देखो आपने क्या किया है, इसको इधर खींचा है x, और फोर्स आपका किधर जाएगा, इधर। तो यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिंट मिल रहा है आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको क्या बोला कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, इसीलिए आपका माइनस लगता है, या एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, इसलिए आपका माइनस लगता है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट विल बी द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन दिस साइड, ये हो गया भाई साहब आपका फोर्स, ये फोर्स भाई साहब इधर जाएगा, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट किधर किया है, इधर, और ये फोर्स भाई साहब आपका किधर जाएगा, इधर, ठीक है। ओके, बताइए ये वाला एक अलोंग दिस, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो रेस्टोरिंग, कौन है भाई, रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब आपने इसको खींचा तो ये इधर खींच, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब समझ रहे ना, जो वापस लाए इसको, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, एफ कॉस थीटा विच विल बी हाउ मच, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 3/2, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स, और यही रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन कॉज करेगा, एक्सेलरेशन कॉज करेगा तो क्या होगा, m इंटू ए, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका 3/2। तो भाई साहब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a विल बी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, और ये m इधर आ गया भाई साहब, है ना। ओके, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, x देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज टड़ुंग फार मच लेस देन l, तो इस x को अपन यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग करके आपका क्या आ जाएगा बोलो, a इज इक्वल टू के क्यू एक्स, ये वाले को नहीं हटाएंगे, ठीक है, जहां पे इन दोनों का प्लस रहेगा उधर हटाएंगे, तो ये हो गया m l स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्यूब हो गया l क्यूब। समझ में आ रहा भाई साहब ये, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब। अभी देखो ध्यान से देखो, x था इधर, एक्सेलरेशन है इधर, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस विल बी कंपेरेबल टू a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज बेसिकली SHM में होता है ये, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई एम एल का क्यूब, सॉरी ये क्यूब ही आएगा, है ना, के क्यू बाई एम एल का क्यूब, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई एम एल का क्यूब, ठीक है। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, time period will be equal to 2 pi by omega, that will be equal to 2 pi upon under root of k capital Q small q by m l का cube, so that will be 2 pi under root of m l का cube upon k capital Q small q। Are we understanding this people? ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका टाइम पीरियड, ठीक है।
obtain an expression for the time period of simple harmonic motion. This will be the expression for time period of simple harmonic motion. इस k को अगर आपको भाई साहब देखना है तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 पाई, ये हो गया m l का क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है. दिस विल बी द टाइम पीरियड. समझम भाई साहब, बहुत बढ़िया. चलो भाई साहब फटाफट से करना है भाई साहब, इसको जल्दी से करनी है. यहां पे क्या दिया हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल q ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो लेट्स से भाई साहब ये हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है. इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसके आगे से जाता रहेगा और इसके आगे भी भाई साहब आपका जाता रहेगा. ठीक है, सो दिस बेसिकली इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है भाई साहब Q है और इसका मास कितना है m. ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. तो ये भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में है एट अ हाइट h फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है, ओके. द लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितनी है भाई साहब, लैम्डा है. इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. द चार्ज लाइज इन द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लाइन चार्ज. ठीक है, प्रूव दैट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड. तो आपको भाई साहब यहाँ पे प्रूव करना है. लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है. ठीक है, आपने एक प्रूव किया था भाई साहब कि अगर कोई लाइन ऑफ चार्ज होता है, लेट्स से भाई साहब अगर आपका यहाँ पे एक लाइन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, और लेट्स से ये इनफाइनाइट है. सो अगर हमने इसको ऐसे ले लिया भाई साहब, एक लाइन ऑफ चार्ज है विच इज़ इनफाइनाइट. ठीक है, ये आगे भी भाई साहब आपका इनफाइनाइट है ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कोई डिस्टेंस x है, लेट्स से कोई डिस्टेंस यहाँ पे x है और यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है. इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, और इसका भाई साहब चार्ज कितना है, लेट्स से q है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या आपका भाई साहब देखिए अ लीनियर अब चार्ज पार्टिकल q ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट. तो आपका भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, क्योंकि फोर्स कितना होता है q इंटू ई, तो भाई साहब ई तो पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो हमने दो कोई आर्बिट्री पॉइंट्स ले लिए. लेट्स से भाई साहब यहाँ से एक जा रहा है ऐसे, ठीक है. सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, थीटा. ये हो गया आपका थीटा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, और यहाँ पे इधर वालों का ई साइन थीटा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर और नीचे वाले ई साइन थीटा सब कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या आपका भाई साहब, ई कॉस थीटा. क्या ये समझ में आ रहा है? ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, अपन ये डेरिवेशन कर चुके हैं. यहाँ पे भाई साहब आपका ई कॉस थीटा, इधर से अगर लोगे तो इधर ई साइन थीटा, इधर ई साइन थीटा, ऐसा भाई साहब पूरा ई साइन थीटा हर एक पॉइंट के लिए कैंसिल आउट होता रहेगा. ई कॉस थीटा आपका ऐड होता रहेगा. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा. ठीक है, एक बार आपने भाई साहब इसको रिजॉल्व कर लिया ना, किसी भी वेक्टर को जब आप उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हो, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द मेन वेक्टर. तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा. लेकिन ध्यान से देखोगे तो हर एक पॉइंट के लिए ऐसा एक ई साइन थीटा निकलेगा. इस वाले एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर रहेगा जिसकी वजह से एक ई साइन थीटा ऊपर की तरफ रहेगा. तो ये ऊपर वाला ई साइन थीटा और नीचे वाला ई साइन थीटा कैंसिल आउट होता रहेगा. यहाँ पे एक पॉइंट है इसका ई साइन थीटा और यहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ई साइन थीटा, ऐसे सारे ई साइन थीटास कैंसिल होते रहेंगे, लेकिन ई कॉस थीटास आपके ऐड होते रहेंगे. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, इसका करेंगे अपन इंटीग्रेशन. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ई ऑफ कॉस ऑफ थीटा. समझ में आ रहा है भाई साहब? और ये कहां से कहां तक होगा, बोलो लिमिट कहां से कहां तक होगा, ई कॉस थीटा. देखो 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 यहाँ पे ऐसे जाते रहोगे यार लंबा भाई साहब, तो कहां तक जाओगे. हाँ, इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हम यहाँ पे. माइनस ये माइनस π/2 से आपका π/2 होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा ना भाई साहब, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री. तो माइनस π/2 से π/2 तक. ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब माइनस π/2 से π/2 तक. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब बताइए अभी क्या हो जाएगा. यहाँ पे ई है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अभी हमने समझ लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल dx लिया था.
अरे यार, ये dx का चार्ज कितना हो जाएगा बोलो फटाफट फटाफट। dx का चार्ज कितना होगा आपका, यहाँ पे देखो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो आपका इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का भाई साहब आपके चार्ज कितना लिया हुआ है लैम्डा, इनफाइनाइट लेंथ का आपने चार्ज कितना लिया हुआ है लैम्डा, तो आपका लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक यूनिट लेंथ का लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है, मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ का कितना है लैम्डा है, तो भाई साहब आपका dx यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा लैम्डा dx, है कि नहीं, लैम्डा dx, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका लैम्डा dx। अब भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। लेट्स से ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है यहाँ से x, और ये वाला डिस्टेंस भाई साहब लेट्स से आपका है भाई साहब r, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल दिस बी, बेसिकली यहाँ पे आपका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, e कितना हो जाएगा, e विल बी इक्वल टू k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ पे कितना है चार्ज कितना है लैम्डा dx, ये आपका dq है ना, ठीक है, ये हो गया आपका dq चार्ज, ठीक है, dq चार्ज अपॉन 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 भाई साहब कितना है आपका एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना है दिस अपॉन दिस, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब के आर डी क्यू, और यहाँ पे होगा भाई साहब आपका माइनस पाई बाई 2 से भाई साहब पाई बाई 2 तक, तो यहाँ पे हो गया आपका के आर डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर, ये आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैड ऑब्टेन्ड। अगर एक लाइन चार्ज होता है, तो उसका आता है आपका भाई साहब 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो अभी ये जो 2k लैम्डा अपॉन आर आया, ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो 2k लैम्डा अपॉन आर आया, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चार्ज, इसका मास कितना है नीचे की तरफ mg, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इस पे भाई साहब फोर्स कितना लग रहा है q इंटू ई, ठीक है, और E कितना है भाई साहब आपका 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे कितना है h, समझ में आ रहा है, ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी एट अ हाइट h 2k लैम्डा बाई h। तो फोर्स कितना लगेगा भाई साहब, फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 2k Q लैम्डा बाई h, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया E 2k Q लैम्डा बाई h, क्या ये समझ में आ रहा है। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम भाई साहब क्या हो जाएगा 2k Q लैम्डा बाई h इज इक्वल टू mg, है कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है। अभी आपने क्या किया, थोड़ा सा छेड़खानी कर दिया, इसको भाई साहब थोड़ा सा prove that the charge lies in the vertical plane containing the line charge if the particle is displaced slightly vertically, तो आपने इसको थोड़ा सा पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है बाय डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब h प्लस x, तो 2k, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, अभी न्यू फोर्स कितना हो गया आपका बोलो 2k Q लैम्डा बाई h प्लस x, ठीक है, क्लियर है, नया फोर्स हो गया आपका क्योंकि h प्लस x हो गया, और माइनस mg, ये हो गया आपका नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे 2k Q लैम्डा, ये mg क्या है, ये mg है भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी 2k Q लैम्डा बाई h प्लस x माइनस 2k Q लैम्डा बाई h। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई, mg का वैल्यू डालो यहाँ पे 2k Q लैम्डा बाई h, तो इसमें से अपन क्या निकाल सकते हैं 2k Q लैम्डा, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा बोलो 1 बाई h प्लस x माइनस 1 बाई h, समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू 2k
क्यू लैम्डा, यहाँ पे हो गया भाई साहब h इंटू एच प्लस एक्स, और ऊपर भाई साहब कितना बच रहा है h माइनस एक्स ना, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे 2k q लैम्डा, ठीक है, और ये आ गया भाई साहब x, ये ना माइनस से में आ गया ना, x अपॉन h इंटू एच प्लस एक्स, ये भाई साहब आपका नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द नेट फोर्स, ठीक है, क्लियर है। If the particle is displaced slightly vertically, prove that the motion of the charged particle will be simple harmonic। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो फोर्स, और भाई साहब इसमें क्या दिख रहा है, x में आपका क्या दिख रहा है, दिस इज बेसिकली, अगर ऐसा आता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आता है तो दिस इज बेसिकली व्हाट, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। और इसका अपन टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, इन दिस केस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, बता सकते हैं m बाई सी होता है, ये c भाई साहब यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाला c आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 2kq अपॉन, अभी देखो यहाँ पे पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है, पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ये जो x है ये h से काफ़ी कम है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू माइनस 2kq लैम्डा x अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर, ठीक है। अभी ये परफेक्ट भाई साहब आपका क्या हो रहा है, इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं, विच इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस सी नॉट या के नॉट, जो भी आपको लिखना है, x, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर ऐसा होता है तो दिस इज डेफिनेटली अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भाई साहब क्या हो जाता है इस केस में, दिस सी नॉट m अपॉन सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन, अभी सी नॉट अगर आप अंदर ले रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ले रहे हैं तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, सी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये बता दो भाई साहब, ये हो गया आपका 2kq लैम्डा बाई h का स्क्वायर, समझ में आता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 4k स्क्वायर q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये h ऊपर चला जाएगा तो h रेज टू 4, ये हो जाएगा भाई साहब। इसमें से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू इट। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। A point charge q is fixed at the center of an insulated disk of mass m. The disk rests on a rough horizontal plane. Another charge having the same magnitude but opposite in sign as point charge is fixed vertically above the center of the disk at a height of h. After the disk is displaced slightly in the horizontal direction, friction is sufficient to prevent slipping. तो slipping नहीं हो रहा है भाई साहब, ऐसे रोल कर रहा है, ये आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्लाइटली। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा, इसमें आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को निकालना है, ठीक है। चलिए भाई साहब देखो, जब भी ऑसिलेशन हो रहा है ना, दो चीज़ें हो सकती हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप एक्सेलरेशन से निकालो, या f इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट c नॉट इंटू एक्स। और अगर आपने इससे निकाला है तो आपका भाई साहब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और अगर आपने इससे निकाला है तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई m बाई के लिखते हैं, या m बाई सी नॉट, जो आपको लिखना है, ठीक है, m बाई सी नॉट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आपके ऑसिलेशंस के फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको।